नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमारे लिए ये खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका ये संबंध आगे बढ़ता रहे, प्रगाढ़ होता रहे और इसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए। उसमें एक लिंक दिया गया है नीचे, उसको क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। खाड़ी देशों ने कहा मुसलमानों से हो रहा है भेदभाव, सरकार रोके। कैसे बीजेपी में बने रहते हैं तेजस्वी सूर्या जैसे नेता। अमीरों को बचाकर गरीबों को मरने के लिए छोड़ रही हैं सरकारें। कच्चे तेल की कीमत शून्य से भी नीचे, बाजार में मचा कोहराम। रैपिड किट से नतीजे गलत आने के बाद रोकी गई टेस्टिंग। और आइए अब शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले आज के सबसे प्रमुख खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कथित कोशिशों पर पूरी इस्लामी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा है कि कोविड-19 फैलने के मुद्दे पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और मीडिया में उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। नतीजतन उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। अमीरात की शहजादी हिंद अल कसीमी ने भी ट्वीट करके इस पर चिंता जताई है। बता दें कि सऊदी अरब में रह रहे कुछ भारतीय वहीं से सोशल मीडिया पर भारत में फैले कोरोना के लिए मुसलमानों को दोषी बता रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। इसके बाद कई लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। यही नहीं, इन नफरत भरी पोस्ट से गुस्साई शारजाह की राजकुमारी ने भारतीयों को वापस भेजने की धमकी भी दे दी है। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत को जन्नत बताते हुए कहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मुख्तार अब्बास नकवी, जानते हैं आप, कि बीजेपी के और बीजेपी की सरकार के एक शो पीस हैं। वो उस पार्टी में उन गिने चुने मुसलमानों में हैं जो बीजेपी के जो विचारधारा है उसको पब्लिक में एक्सप्रेस करते हैं और उसको एक वैधता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो नकवी साहब कहते हैं उस पर बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने किस तरह से जमात के मामले को इतना तूल दिया। सारे कोरोना वायरस फैलने के, कोरोना संक्रमण पर की जिम्मेदारी इस जमात पर थोप दी और इस जमात के साथ कई जगह हिंसक वारदातें भी हुई और इस जमात के बहाने पूरे मुसलमानों को एक खलनायक के रूप में पेंट करने की कोशिश की। तो एक सांप्रदायिक अभियान जिसमें सत्तारूढ़ दल भी शामिल था, उससे जुड़े बहुत सारे संगठन शामिल थे, पत्रकार बिरादरी के बहुत सारे लोग थे, सोशल मीडिया में सक्रिय ऐसे कट्टरपंथी हिंदुत्व वाले लोग भी थे जिन्होंने इस अभियान को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया। और आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत ख़ास योगदान रहता है। तो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सरकारें, सत्तारूढ़ दल, उसके संगठन सब एक साथ मिलकर इस पर टूट पड़े थे और पूरे कोरोना मामले को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। अब जाहिर है कि जो देश जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत है, जो अपने आप को इस्लामी राष्ट्र कहते हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया करते और ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लगातार आ रही है। पहले से आ रही थी, जब धारा 370 को हटाया गया था तब से शुरू हो गया था। फिर दिल्ली के चुनाव के दौरान, फिर दिल्ली के दंगों के दौरान, सीए के प्रदर्शनों को जिस तरह से कुचला गया, उस पर तो लगातार एक माहौल बनता रहा है। हम जिस तरह से चिंता करते हैं कि दूसरे देशों में हिंदुओं की और भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव होता है, तो हम चिंता करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। उसी तरह से जब दूसरे देशों को लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोई घटना उनके धर्म वालों के साथ हो रही है, तो वही रिएक्ट करते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत डैमेजिंग है, बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हम जानते हैं कि करीब 90 लाख लोग भारत के इन खाड़ी के देशों में रहते हैं। सऊदी अरब,
यूएई, बहरीन, शारजा, कुवैत, ओमान, इन सब देशों में 90 लाख लोग काम करते हैं और हर साल करीब 80 अरब डॉलर भारत को भेजते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है हिंदुस्तान के लिए, विदेशी मुद्रा के रूप में देखें तो, और बाहर से आने वाले पैसे के रूप में देखें एक बड़ा फंड कहलाता है। तो ये एक ऐसा मामला है जो हमारी सरकार को समझ में आता है या नहीं आता। आया तो है, क्योंकि इस OIC के बयान के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही कहा था कि कोरोना वायरस जात पात, धर्म, नस्ल, रंग वगैरह नहीं देखता है, इसलिए इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके पहले उन्होंने नहीं कहा था, जब इतना सब जमात पर चल रहा था तब उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। अधिकांश बीजेपी के नेता इस मामले में अभी तक खामोश थे। अब जबकि बाहर से प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो वो रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये दरअसल आप देखिए कि अगर इस्लामी दुनिया धीरे धीरे भारत के खिलाफ रुख अख्तियार कर रही है, आपको पता ही है कि इसके पहले ईरान बोल चुका है, टर्की बोल चुका है, मलेशिया और इंडोनेशिया बोल चुके हैं। ये बड़े मुल्क हैं, प्रभावशाली मुल्क हैं इस्लामी दुनिया के। मलेशिया को तो आप फिर भी छोड़ दें, लेकिन इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। ईरान से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, सैकड़ों सालों से अच्छे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी दंगे वंगे हुए दिल्ली में करवाए गए, उसके बाद से वो भी दूसरी तरफ चला गया। टर्की में भी यही हो रहा है। तो ये जो चारों तरफ माहौल बन रहा है जिसमें तमाम इस्लामी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ गोलबंद होते जा रहे हैं, ये भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। भारत भले ही अड़कर कहे, भारत के कोई मंत्री भले ही कहें कि हिंदुस्तान जन्नत है, उससे बात बनेगी नहीं। भारत ने, विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया भी की है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह। ये एक तयशुदा लाइनें होती हैं जो कोई भी देश करता है, लेकिन अंदर खाने विदेश मंत्रालय में, सरकार में हलचल ज़रूर होगी कि अगर इस तरह से तमाम इस्लामी देश हमारे खिलाफ खड़े होते हैं तो पाकिस्तान का पक्ष भी मजबूत होता है। और पाकिस्तान से हमारे कैसे रिश्ते हम जानते हैं, हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी चक्कर में प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे, वहाँ के जो किंग हैं उनके साथ, सुल्तान, उनके साथ मेलजोल बढ़ाया था। तो ये उम्मीद थी कि बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं उनको हम अपने साथ ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अलग थलग कर सकें। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स में हम अब बाहर जा रहे हैं। हम पाकिस्तान से कमज़ोर पड़ते जाएंगे अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम आबादी के साथ जो कुछ हो रहा है वो जारी रहा तो। और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम भले ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हों, हम भले ही ये बात करते हो कि इस देश में सब समान है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो कुछ हो रहा है वो साफ बता रहा है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हम सेकुलरिज्म पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं, हम हिंदुत्व पर दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि बहुत सारे इस्लामी देशों में रोष है और वो जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी पीड़ा को अब कोई चीज़ छिपी नहीं है, आप छिपा नहीं सकते। जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। फिर ये भी देखने की बात है कि जो खाड़ी के मुल्कों में हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, कट्टर हिंदू हैं, वो यहाँ के सोशल मीडिया में जो कुछ छप रहा है, लिखा जा रहा है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे प्रेरणा लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं जो उन देशों को कतई पसंद नहीं आएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो देश भी कड़ाई करने लगें और हमारी बहुत सारी वर्क फोर्स जो वहाँ है उसको बाहर निकालने लगे, नौकरी से बाहर करने लगें। तो एक तो बेरोज़गारी हमारे यहाँ बढ़ेगी, दूसरा जो धन वहाँ से आता है वो भी हम उससे हाथ धो बैठेंगे। हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं इन देशों को, वो बंद होगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारी पकड़ कमज़ोर होती जाएगी। तो इस दिशा में बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है। उत्तेजना में, धर्मोन्माद में, धर्मांधता में, सांप्रदायिकता के रंग में रंग कर अगर हमने इस तरह के इश्यूज़ को उभारा तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आइए अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं।
बीजेपी के युवा सांसद और अक्सर विवादों में रहने वाले तेजस्वी सूर्या एक बार फिर विवादों में हैं। सूर्या फिलहाल अरब महिलाओं के यौन जीवन के बारे में अपने पुराने ट्वीट को लेकर विवादों के केंद्र में हैं। उनके इस ट्वीट पर पूरे अरब जगत में लोग गुस्सा हैं। पारंपरिक रूप से भारत के मित्र कहे जाने वाले देश संयुक्त अरब अमीरात ने आधिकारिक रूप से इसका विरोध किया है, तो आम जनता में भी इसको लेकर बहुत गुस्सा है। सऊदी अरब की ओर से पीएम मोदी को ट्वीट करके कहा गया है कि क्या आप अपने इस सांसद को हमारे देश की महिलाओं का अपमान करने की मंजूरी देते हैं? अगर नहीं तो इस सांसद पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि तेजस्वी सूर्या इससे पहले भी बहुत सारे बयान इस्लाम को लेकर बेहुदा टिप्पणियां करते रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये मामला दरअसल ये जो ट्वीट है सूर्या का वो 5 साल पुराना है। 2015 में उन्होंने ये ट्वीट किया था और ये ट्वीट दरअसल जो तारिक फ़तेह हैं, कनाडा के नागरिक हैं लेकिन पाकिस्तानी मूल के हैं और सुन्नी इस्लाम की बड़ी आलोचना करते रहे हैं, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया था कि जो अरबी महिलाएं हैं वो सैकड़ों साल से सेक्स का परम सुख नहीं लेती आ रही हैं और वो जो बच्चा पैदा करती हैं वो केवल सेक्स की वजह से, प्रेम की वजह से नहीं। तो ये ऐसी निंदनीय और ख़तरनाक टिप्पणी थी। तारिक फ़तेह तो चलिए स्वतंत्र आदमी हैं, वो कुछ भी बोलते रहें, उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल का कोई राजनीतिक नेता इस तरह की टिप्पणी को कोट करता है और फिर नीचे ये भी लिख देता है कि मैं इस टिप्पणी से सहमत हूँ, तो जाहिर है कि ये एक आपत्तिजनक मसला बन जाता है किसी भी देश के लिए। दूसरी बात ये है कि इससे ये सूर्या जो हैं तेजस्वी सूर्या, उनकी मानसिकता का भी पता चलता है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं और इस्लाम के बारे में उनकी जो राय है और मुस्लिम औरतों के बारे में जो राय है वो भी इससे जाहिर होती है। मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि गिरी हुई टिप्पणियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गिरी हुई टिप्पणियां इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में करते रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां। लेकिन अब जब एक मुल्क की, बल्कि एक पूरी अरब महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, तो जो अरब देश हैं जाहिर है कि रिएक्ट करेंगे। हालांकि सूर्या ने ये अपना ट्वीट अब विड्रॉ कर लिया है, लेकिन बात फैल गई है और बहुत तीखे ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं अरब देश। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इसको बहुत ही कायदे से हैंडल करे, क्योंकि ये मामला बढ़ सकता है और हमारे आपसी संबंधों को ख़राब कर ही रहा है। ये तो इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त कैसे करती है, ऐसे नेताओं को कोई सज़ा क्यों नहीं देती है, बल्कि ऐसे नेता फलते फूलते हैं। आप देखिए गिरिराज सिंह किस तरह के बयान देते रहते हैं। आपने सुने होंगे प्रज्ञा ठाकुर के बयान, जो गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करती रहती हैं। ये सूर्या हैं, तेजस्वी सूर्या, इनके और भी घटिया बयान हैं। इन्होंने तो एक बार कह दिया था कि जो मोदी के साथ नहीं है वो देश के विरोधी है, यानी देशद्रोही है। इस तरह के बयान वो देते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बीजेपी ने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, न प्रधानमंत्री ने रोका, बल्कि पुरस्कार ही मिला तेजस्वी को, क्योंकि 28 साल की उम्र में उन्हें बेंगलुरु से टिकट दे दिया गया, जबकि उस सीट पर दावेदारी बनती थी तेजस्विनी कुमार की, जो कि अनंत कुमार की पत्नी थी। अनंत कुमार की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तेजस्विनी चूँकि उस इलाके में पहले से सक्रिय थी, उनका दावा बनता था, उनके घोषणा हो गई थी कि वो उम्मीदवार होंगी, लेकिन उनको हटा के तेजस्वी को लाया गया, क्योंकि ये फायर ब्रांड नेता हैं, आग लगाने वाले और आग उगलने वाले नेता हैं, और यही उनकी यूएसपी है, यही उनकी लोकप्रियता का राज है। तो इस तरह के नेताओं को ये पार्टी लगातार प्रोत्साहित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है, उनको प्रमोट करती रहती है, अच्छे अच्छे पदों पर बैठाती रहती है। हम केंद्र के स्तर पर भी देख चुके हैं कि घटिया बयान देने वालों को किस तरह से महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया जाता रहा है। तो ये कोई अपवाद नहीं है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी में प्रमोट होने वाले और इस तरह से महत्व पाने वाले, उनको एक युवा नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और बीजेपी के भविष्य के रूप में भी देखा जाता है। तो ये एक पूरा बीजेपी का जो सोच है, जो काम करने का ढंग है और जो उनका रोड मैप है, उसमें इस तरह के नेताओं को बहुत, उसे लगता है कि ज़रूरी है, जो
एक तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, कम्युनलाइजेशन की पॉलिटिक्स में माहिर हैं और पोलराइज करने में इस तरह की टिप्पणियां करके बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहते हैं। तो ये जो प्रश्न उठाया है कि क्या ऐसे सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगी भारत सरकार और प्रधानमंत्री, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन शायद इसका जवाब उन्हें हाँ में नहीं मिलेगा। इस बारे में एक चुप्पी आपको मिलेगी जो कि हमेशा आपको सुनने को मिलती रहती है। जब भी इस तरह के मसले उठते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व चुप रहता है, और कभी किसी मौके पर जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो एक छोटा सा बयान आएगा और जिसका कोई मायने नहीं रहेगा कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह के बयान जिनका कोई संदर्भ नहीं रहता, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। और आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच घर पहुंचने के लिए तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के लिए पैदल निकली 12 साल की एक लड़की की रास्ते में ही मौत हो गई। वो 150 किलोमीटर तक पैदल चल चुकी थी और घर से बस 1 घंटे की दूरी पर थी, लेकिन इससे पहले ही किशोरी ने दम तोड़ दिया। वो थक कर चूर हो गई थी, वो डिहाइड्रेट थी, यानी उसके शरीर में पानी खत्म हो गया था। किशोरी अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए 2 महीने पहले ही तेलंगाना गई थी। इस तरह की मौतों की खबर भी आ रही हैं। वो वहाँ के एक गांव में मिर्ची के खेतों में काम करती थी, लेकिन इसके एकदम विपरीत यूपी के बाद अब बाकी राज्य भी कोटा में पढ़ रहे छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने वाले हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चावल से हैंड सैनिटाइज़र बनाने के सरकार के फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीब भूख से मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से अमीरों के लिए सैनिटाइज़र बनाए जा रहे हैं। तो दरअसल कोरोना की इस संकट ने पूरी सरकारों के चेहरे दिखा दिए कि अमीरों के प्रति उनका रवैया क्या रहता है, गरीबों के प्रति उनका रवैया क्या रहता है। जहां अमीर होते हैं उन्हें हवाई जहाज़ों से लाद लाद के लाया जाता है, उन्हें बसों से ले जाया जाता है। फिर एक तो अमीर गरीब की खाई है, फिर अपने वोटों की खाई है। हिंदू हैं तो उनकी ज़्यादा मदद करनी है। हरिद्वार से 1800 तीर्थयात्रियों को गुजरात सरकार लॉकडाउन के बीच में ही ले गई थी। बहुत सारे लोगों को इसी तरह से जहाँ जहाँ जो सरकार अपने लोगों को मैनेज कर सकती ले जा रही है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये मज़दूर जो 150 किलोमीटर, कोई 25,000 किलोमीटर, कोई 5,000 किलोमीटर, कोई 2,000 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, बीच में ही मर रहे हैं। अभी बनारस में एक बिहार के मज़दूर की मौत हो गई। एक व्यक्ति असम जा रहा है, इतना लंबा रास्ता दिल्ली से वहाँ तक का करते हुए। ऐसे हज़ारों की तादाद में मज़दूर इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारी राज्य सरकारों को कोई परवाह नहीं उनके दिमाग में बस वही अमीर मध्य वर्ग के लोग हैं जो जिनकी उन तक पहुंच है, जिनकी उनके प्रति सिंपैथी है, और वो मानते हैं कि यही हमारे असली वोट बैंक है, बाकी को मरने जीने दिया जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक संवेदनहीनता हमारी सरकारों की साफ निकल कर आ रही है। राहुल गांधी ने ठीक कहा कि जिस चावल की ज़रूरत हमारी आबादी को है अभी उन तक तो पहुंच नहीं रहा है। अब सरकार उसके सैनिटाइज़र बनाने की बात कर रही है। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या हम भूख से मरने देने के लिए तैयार हैं लाखों लोगों को, और कुछ लोगों को बचाने के लिए सैनिटाइज़र में झोंक देंगे अपना चावल का भंडार? ये मानसिकता को, हमारी सरकार की मानसिकता को प्रकट करता है। उसके जो वर्गीय उसका चरित्र है, क्लास कैरेक्टर है, इससे जाहिर होता है कि वो किस क्लास का ख्याल रखती है, किसको नज़रअंदाज करती है। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि जब गरीब सब तबके को ये समझ में आएगी तो वो विरोध कर सकता है, बगावत पर उतारू हो सकता है, हिंसा की तरफ जा सकता है। ये दुखद है कि इस सब को समझते हुए जानते हुए भी हमारी सरकारें चेत नहीं रही हैं, वो उसी ढंग से काम किए जा रही हैं। और अब आज की चौथी बड़ी खबर लेते हैं, लेकिन इस खबर को लेने के पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट ज़रूर देते रहिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी वायदा बाजार में कच्चा तेल सोमवार को ऐतिहासिक रूप से लुढ़कते हुए नेगेटिव में चला गया। इसकी कीमत 0 से
$40 नीचे तक चली गई। दरअसल दुनिया भर में लॉकडाउन को देखते हुए जिन कारोबारियों ने मई के लिए वायदा सौदे किए थे वे अब इसे लेने को तैयार नहीं हैं। उनके पास पहले से इतना तेल जमा है जिसकी खपत नहीं हो पा रही है, इसलिए उत्पादक अपने पास से रकम देकर भी तेल देने को तैयार है। ऐसा कच्चे तेल के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये देखिए कि तेल के दाम कितने नीचे चले गए। हालांकि जो ओपेक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन का जो संगठन है, उसने अपने उत्पादन में बहुत भारी कटौती की थी कि किसी तरह से तेल के दाम ठीक ठाक बने रहें। लेकिन अब डिमांड ही नहीं, पूरी दुनिया में सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, लोग निकल रहे हैं, वाहन नहीं हो रहा है, काम धंधे बंद हैं, उद्योग बंद हैं, तो अब पेट्रोलियम पदार्थों की कमी की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं रह गई। ऐसे में वो गिर कर नीचे चला गया। अब वायदा कारोबार होता कि हम मई से इतना तेल लेंगे, अब वो तेल लेने के लिए उनके पास एक तो पुराना तेल स्टॉक में जमा है, वो लेकर रखेंगे कहाँ। उधर जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां, उनके टैंक भरे, वो नया उत्पादन नहीं कर सकती। तो ये एक तरह का गतिरोध पूरे अर्थव्यवस्था में आ गया है जहाँ तक पेट्रोलियम पदार्थों की बात है, और जिसकी वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें इतनी गिर गई हैं, $10-11 पर बैरल भी हो गई है, लेकिन आपके यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि लगातार हमारी सरकार बढ़ाती रही है। अगर आप देखें तो ये जो आज के रेट में करीब ₹5 के आसपास बैठता है पेट्रोल, कच्चा तेल, अगर उसको रिफ़ाइन करना है और ट्रांसपोर्ट करना है तो मान लीजिए ₹10-12 के आसपास बैठता है। लेकिन हमें कितने रुपए में दिया जा रहा है? ₹70 प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। सरकार हमारी जेबों पर डाका डाल रही है। सीधी सी बात है, इस सरकार ने जो कभी कहती थी कि सर तेल के दाम इतने नहीं होना चाहिए, इसने कभी कम नहीं किए, लगातार उसके दाम बढ़ाती रही। और अभी भी जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत इतनी गिर चुकी है जितनी इतिहास में कभी नहीं थी, तब भी वो सांस नहीं ले रही है, वो कोई इशारा नहीं कर रही है। जबकि अभी तो वैसे भी किसी को ज़रूरत नहीं जब तक लॉकडाउन है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था जो गरीब की मध्य वर्ग की अर्थव्यवस्था है उसको मदद कर सकती है अगर पेट्रोलियम पदार्थों में के दामों में कमी की जाए। केवल ये निजी उपयोग वाली बात नहीं है, जो पूरा इकोनॉमी में अगर ये कम होते हैं दाम तो उसमें गतिशीलता आती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटता है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी तरफ केंद्र सरकार का कोई भी रुख पॉजिटिव नहीं है। वो अपने ख़जाने की चिंता उसको सता रही है। वो जितना पैसा इकट्ठा हो सकती है करती है और फिर कॉरपोरेट्स को छूट दे देती है, बड़ी छूटें दे दी जाती है जिस पर वो अय्याशी करते हैं और हम अपना रोना लिए बैठे रहते हैं। अब आखिरी खबर आज की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अगले 2 दिनों के लिए रैपिड किट्स से कोरोना टेस्टिंग रोक दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान समेत कई राज्य रैपिड किट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था कि रैपिड किट से टेस्ट के नतीजे गलत आ रहे हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि टेस्ट किट का एक्यूरेसी % केवल 5.4 है, यानी केवल 5.4% उसके एक्यूरेसी रिपोर्ट आ रही हैं, बाकी काम नहीं है। तो ये बता सकता है कि 95% फेल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इसके पहले कहा था कि टेस्ट किट्स सही नहीं है, जिसे पहले केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, पर बाद में शिकायत को सही पाया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किट देश में बनी है या बाहर से मंगाई गई हैं। ICMR ने कहा है कि ये किट्स की जाँच करने के लिए उन सभी राज्यों में अपने प्रतिनिधि भेजेगा जहां से ये शिकायतें आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैपिड किट के बारे में बता दूं कि ये दरअसल ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता करती हैं। अगर आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, किसी के भी ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो उसका मतलब है कि कोरोना वायरस उसमें है, तभी एंटीबॉडीज़ सक्रिय हो गई हैं। तो ये मान लिया जाता है कि अब ये कोरोना के मरीज हो गए हैं। तो ये जो रैपिड टेस्ट हैं ये बहुत कम समय में ये रिपोर्ट दे देती हैं। जैसे अभी जो पुरानी किट्स थी वो 3 दिन से लेकर 7 दिन तक लगा रही थी, इसका तुरंत नतीजा आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जिस पैमाने पर, जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में ये कोरोना फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी था कि रैपिड किट से जल्दी जल्दी जांच की जाए, जल्दी रिज़ल्ट आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परख की जाए, जांच परख करके
उनके इलाज की तैयारी की जाए। अब ये एक गतिरोध पैदा हो गया, 2 दिन का समय तो लिया है, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। तो ये हमारी पूरी कोरोना से लड़ाई के मामले में एक झटका इसको आप मान सकते हैं कि अगर ये किट ठीक से काम नहीं कर रही तो फिर नई किट कब आएंगी, इन किट का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण से खड़े हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि हम जिस फेज़ में पहुंच रहे हैं अब उसमें लगातार जो संक्रमण के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ती जानी, संक्रमण के मामले बढ़ते जाएंगे क्योंकि अब अर्बन से रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कोरोना पहुंचेगा। तो टेस्ट किट का जो समस्या है, जो शुरू से बनी हुई थी वो अभी भी बनी है, शुरू में तो थी नहीं, अब जो हैं उनमें तरह तरह की गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। ये बताता है कि हमारा जो ICMR है वो किस ढंग से काम कर रहा है। अगर ये किट पहले ही टेस्ट की गई होती आने के बाद कि इनका रिज़ल्ट क्या है और उनके बाद उनको सप्लाई दूसरे राज्यों को भेजा जाता तो शायद वहाँ इस तरह से अनिश्चय की स्थिति न बनती, संदेह की स्थिति न बनती और ठीक ढंग से उसके हम उपयोग कर पाते। लेकिन हमारी सरकारों का और सरकार से जुड़ी एजेंसियों का काम करने का ढंग यही है, इसलिए हम बार बार इस मामले में झटके खाते। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच, सच्ची खबरों का कार्यक्रम। कल की सच्ची खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे सुनिए सच लेकर। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। आज आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।